बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीती रहिए, खुश रहिए। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं। बच्चों, बस जल्दी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू कर दिया। अब आप मुझे बताइए, अलिया, आपका जो सवाल है मैं उसका जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले अलिया ने एक मैसेज किया हुआ है, वन बाय वन आप लोग अपने अपने सवाल जो भी हैं, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ का रिव्यू चाह रहे हैं वो आप मुझे बोलेंगे तो मैं उसके बारे में बात करता रहूँगा। कोशिश करता हूँ, अभी तो कुछ नहीं कह सकता। आपसे बात करने के बाद, ये मीटिंग ख़त्म होने के बाद अगर मौका मिलता है तो किसी चैप्टर पर थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा। प्रॉमिस नहीं है बट कोशिश करूँगा। और शायद सुबह नहीं टाइम मिल सकेगा, मसरूफियत होती है, तो इसीलिए अभी मैंने कहा आप लोगों से लाइव मिल लूँ, ये ज़्यादा बेहतर है। वरना मैं अभी भी अगर रिकॉर्ड करता तो चीज़ें आपको पता है मैं सो ही जाता। तो अलिया ने एक सवाल पूछा था, वो मैं कोशिश करता हूँ स्क्रीन पे शो कर लूँ अगर हो सके बआसानी। और आप लोग अपने सवाल अनम्यूट करके मुझे बताते रहिएगा। अलिया का सवाल ये है जनाब अली के, सर ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाईज 7000 और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है अनयूज ऑफिस सप्लाईज 2000। तो पहले तो इसकी एडजस्टमेंट क्या बनेगी ये बोल लेते हैं, क्योंकि हम अपनी बुक्स में ऑफिस सप्लाईज 7000 की लिख के बैठे हैं और वो ईयर एंड पर कह रहा है अनयूज ऑफिस सप्लाईज 2000 की हैं। इसका मतलब है डिफरेंस जो है वो हम यूज कर चुके हैं और डिफरेंस बनता है 5000 का। अगर हम यूज कर चुके हैं तो हमारा क्या हुआ, खर्चा खर्चा हुआ, जो कि खर्चा पहले से रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि हम तो ऑफिस सप्लाईज लिख के बैठे हैं। तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस में इजाफा होगा, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा बच्चों और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो जाएंगी। अमाउंट होगी 5000 रुपीज। ठीक है। अब अलिहा रिजा, अगर आप सवाल करना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं फर्दर के क्या कैसे हुआ क्यों हुआ तो पूछ लीजिए जल्दी से, शाबाश। नहीं सर, आपने समझाया, मैं समझ रही हूँ, तो समझ ही रही हूँ। ठीक है मेरा बेटा। तो फिर और बताइए, और कोई सवाल? आप लोगों ने कहा था कि सर हम सवाल जमा कर लेंगे, कोई सवाल है, कोई चीज़ है तो ज़रूर पूछिए प्लीज़। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल से स्क्रीन शो करके भी दिखा सकते हैं अगर कोई चीज़ आप लोग कंफ्यूज हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं, या आप वैसे भी बताएंगे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जल्दी जल्दी जवाब देता रहूं प्लीज़। चलिए। जी सर, देखें, हम लोग जो वो एडमिशन वाला टॉपिक करते हैं उसमें जो है हमें 4 केसेस होते हैं हमारे पास। एक होती है बुक वैल्यू, एक होती है गुडविल, एक बोनस और एक गुडविल और बोनस है पैनी वाला, सही है। तो जो हमें वो बनानी होती है बुक वैल्यू, तो उसकी पहचान ये होती है कि सफिशिएंट कैश लिखा हुआ हो। सफिशिएंट कैश लिखा हुआ होता है तो जो है हम लोग जो है वो बुक वैल्यू बना लेते हैं। फिर अगर हमारे पास गुडविल में हमें दिया हुआ हो कि यूज गुडविल मेथड, तो उसकी हम लोग हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशन फॉर गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर से स्टार्ट करते हैं। और अगर नहीं हमें पहचान नहीं दीजिए। नहीं, आपने बोला कंप्यूटेशन फॉर गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर की हेडिंग डालते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब आपको सिर्फ यूज गुडविल मेथड लिख के दिया हुआ हो तो सर इमरान को भी नहीं पता कि गुडविल ओल्ड पार्टनर की निकलनी है या न्यू पार्टनर की, तो आप पहले बुक वैल्यू निकालती हैं। बुक वैल्यू निकाल के आप चेक करती हैं कि वो पार्टनर ज्यादा ला रहा है या कम ला रहा है। आप देखती हैं अगर वो ज्यादा ला रहा है तो आप कहती हैं गुडविल मोर देन बुक वैल्यू का केस है, गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर होगी। और अगर वो कम ला रहा हो तो फिर आप कहती हैं लेस देन का केस है, गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर होगी। फिर आप हेडिंग डालती हैं, यानी जब तो सर यूज इसकी गुडविल मेथड इसकी लिखा जो हो। बुक जी। सर जो इसकी बुक वैल्यू हम जो पहले जैसे 4 केस हमें दिया हुआ है एबीसीडी करके, और पहले में और सबके रेशियो सेम है, और हाँ पहले में फिर हमें सही है, बोल दिया फिर सही है। सफिशिएंट कैश वाला। अगर आप पहले में बुक वैल्यू निकाल चुके हैं तो डेफिनेटली आप उस बुक वैल्यू से सेकंड केस में, जहां वो कह रहा है गुडविल मेथड से करो, तो आप पहले वाले केस से रेशियो और वो देखकर आपको पता होगा कि उसको कितने रुपए लगाने चाहिए, तो आप सेकंड केस में खुद ही चेक कर लेंगे वो ज्यादा लगा रहा है या कम। यानी अब आप अपने दिमाग में चेक कर लेंगी। बिल्कुल सही। सही है। और अगर हमारा रेशियो चेंज हो और उन्होंने हमें सफिशिएंट कैश वाला बुक वैल्यू वाला बनाना पड़ेगा दोबारा से। जी बिल्कुल, बुक वैल्यू दोबारा बनानी पड़ेगी, फेयर प्रेजेंट करनी पड़ेगी आपको। ओके, बिल्कुल सही है। समझ आ गया। और सवाल वन बाय वन करते रहें, जिसका सवाल है वो अनम्यूट करके सवाल पूछे बेफिक्र होके। जी ईशा, आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। माजिब, आपके सवाल का जवाब बेटा मैंने दे दिया था, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें।
कोशिश कीजिएगा मीटिंग के बाद सो जाएं, ताकि फिर सुबह फजर में अगर उठते हैं तो फिर उसके बाद फ्रेश माइंड के साथ पेपर की तैयारी करते रहें। सर जी बेटा बोलिए। सर ये 16 प्राइवेट का एक वो क्वेश्चन है, इसका केस सीजे फहद इन्वेस्टेड कैश ₹1 लाख, तो ये कैसे पता चलेगा कि क्या है, मतलब किस तरह से सॉल्व होगा? इन्वेस्टेड कैश और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसके अलावा? नहीं तो नहीं, पहले और आपको नीचे क्या, लिखा हुआ है तो पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू निकालिए, चेक करिए, उसको 1 लाख रुपए लगाने चाहिए। अगर वो 1 लाख रुपए ही लगाने चाहिए तो ये इक्वल टू बुक वैल्यू का केस हो जाएगा। सिंपल एंट्री बनेगी कैश डेबिट और आने वाले पैसे लाने वाले का कैपिटल क्रेडिट। और अगर वो पैसे ज्यादा या कम ला रहे हैं बेटा, तो याद रखिए जब कुछ ना लिखा हो तो हम पार्टनरशिप एडमिशन के टॉपिक में ज्यादा या कम लाने वाली अमाउंट को गुडविल ट्रीट करते हैं। सही है? सही है। तो अब आप इसकी बुक वैल्यू निकालें, उसके बाद आप चेक करें कि कितने रुपए उसे लाने चाहिए और वो कितने रुपए ला रहा है। ये तो आपने सर जी सर तो ये वाले जो वो है केस है कि फहद इन्वेस्ट 1 लाख रुपए कैश लेकर आ रहे हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनरशिप आफ्टर एडमिशन विल बी 3,70,000। एक तो ये मिनट तो इफ एक एनी वाला मिनट नहीं है। एक मिनट भाई, एक मिनट। आपने मुझे क्या सुनाया और ईशा ने मुझे क्या सुनाया, जमीन आसमान का फर्क है। ईशा ने मुझे सुनाया, ईशा पढ़ के सुनाइएगा आपने मुझे क्या सुनाया था दोबारा। सर केस सी मैंने आपसे बोला था, फहद इन्वेस्टेड कैश ₹1 लाख, और उसके नीचे लिखा था टोटल नहीं कैपिटल नहीं, ऑफ न्यू उसके नीचे, पार्टनरशिप। उसके नीचे तो आपने बोला ही नहीं कुछ भी, आपने बस बोला मैंने फहाद। बोला। मुझे आवाज नहीं आई या फिर पता नहीं भाई, आपने बोलने की कोशिश की होगी, मैंने सुना नहीं शायद। बहरहाल, तो अब ये अलिया ने रिजा ने पढ़ा है तो ये पता चला है कि इसके नीचे एक जुमला भी लिखा है, जरा पढ़िएगा दोबारा, क्या है वो जुमला? The total capital of a new partnership after its admission will be 3. बस तो बात ही खत्म हो गई। ये केस तो इसका मतलब है ये वाला केस तो जनाब मिक्स मिक्स मेथड का केस हो सकता है। इसमें हमें नहीं पता कि जनाब गुडविल, सिर्फ गुडविल इन्वॉल्व होगी, सिर्फ बोनस इन्वॉल्व होगा या दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, आप इसको, जैसे मैंने आपको मिक्स मेथड कंप्यूट करना सिखाया है, यानी आप जो है जो नया कैपिटल अब है इसका लीजिए, नए पार्टनर का जो रेशो है वो, फिर लेस कर दीजिए उसके इन्वेस्टमेंट। इसी तरह ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल लिखकर उनका अब जो न्यू रेशियो है उसके मुताबिक वैल्यू निकालें और फिर उसको भी डिफरेंस लें। यानी जैसे आप काम करते हैं मिक्स मेथड में, वैसे इसको मिक्स मेथड है बेटा ये। सही है ईशा, आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? जी सही है, सही जी। और बोलें जी। नाइस साहब, कोई सवाल है तो प्लीज आप सवाल कर सकते हैं अनम्यूट करके। ये सेशन रखने का मकसद यही है कि आप लोगों को बस पूरे पूरे टॉपिक अगर मैं रिव्यू नहीं कर पा रहा, टाइम नहीं मिल रहा मुझे इतना, क्योंकि वो वीडियो बनाना एक बहुत सर मुश्किल काम। व्हाट्सएप पे मैसेज किया था आपको। सर व्हाट्सएप पे मैसेज आपने कब किया था? मैंने देखा नहीं, इतने सारे मैसेज आए हैं, मैं इतने सारे मैसेज अगर देखता रहूंगा तो फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। डेप्रिसिएशन का पूछा था, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आ सकता है। वाह भाई वाह, जबरदस्त। ये मासूमाना सवाल आप ही कर सकते थे, ऐसे सवालों के जवाब मैं सीधे देता नहीं हूँ आमतौर पे भाई। भाई डेप्रिसिएशन सर का इतने सारे हैं, नहीं सबकी सर, प्रैक्टिस कैसे होगी। कोई इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के अगर होते तो मैं आप लोगों को दे नहीं चुका होता अब तक। सोचिए, मैंने आपको किसी एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट दिए हैं? नहीं भाई। डेप्रिसिएशन के टॉपिक का रिव्यू होगा सीधा सीधा, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की पहचान बनाएं, कॉस्ट की कंप्यूटेशन का तरीका देखें, उसके बाद डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के 5 मेथड पढ़ें, पांचों फार्मूले पढ़ लें। सिंपल फार्मूले हैं, जो हर फार्मूला किस में डेप्रिसिएशन मालूम करता है ये याद रखना जरूरी है। स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और SYD हमेशा डेप्रिसिएशन पूरे साल का निकालता है बाय डिफॉल्ट। फिर अगर हमें कुछ महीनों का निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई बाय जितने महीने और डिवाइड बाय 12 कर देते हैं। इसके अलावा यूनिट आउटपुट मेथड में 1 यूनिट का डेप्रिसिएशन निकलता है और फिर जितने यूनिट हमने बनाए, प्रोड्यूस किए, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस साल का डेप्रिसिएशन पता चल जाता है। फिर वर्किंग आवर मेथड में 1 घंटे का डेप्रिसिएशन निकलता है कि मशीन 1 घंटा चली तो कितना डेप्रिसिएशन हुआ, और फिर मशीन जितने घंटे उस साल चली उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 घंटे के डेप्रिसिएशन को, तो हमें पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पता चल जाता है। ये मैं आपको क्विक रिव्यू दे रहा हूँ सर, क्योंकि ये रिव्यू अगर मैं वीडियो बनाकर दूंगा ना तो मुझे पता है मैं सो जाऊंगा या फिर आप लोग सुनना नहीं पसंद करेंगे इतनी सारी लंबी हाँ सर कहानी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर जब आपने ये देख लिया, यानी आप बेशक सवालात ना करें लेकिन आप इन सारी चीजों को रिव्यू कर लें, मेरा मशवरा ये है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप बेशक सवाल नहीं करना चाहते नहीं करें, आपको लग रहा है सवाल तो बहुत सारे हैं, तो फिर आपको ये सारे काम आने चाहिए। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की पहचान,
कॉस्ट को कंप्यूट करने का तरीका, डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करने का तरीका, फिर डेप्रिसिएशन अगर 6 महीने का निकालना हो तो उसका तरीका। और जब डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना सीख जाए तो फिर आप सबसे पहले क्या सीखें, कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। डिस्पोजल क्या होता है, एसेट को हमने कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद बेच दिया, और बेचने के अलावा फेंक भी सकते हैं, वो भी डिस्पोजल और डिस्कार्ड के ज़मरे में आ जाता है। डिस्पोज करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिस्पोज करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक ज्यादा में बेचा, एक कम में बेचा, और एक जितने का था उतने में ही बेच दिया। सर कंपटीशन कैसे होती है, मैं वो भी जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। आप करते थे जनाब अली, जो कॉस्ट होती थी एसेट की उसमें से लेस करते थे जितना उस पर डेप्रिसिएशन हो चुका है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आपके पास आती थी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू में से आप लेस करते थे जितने रुपए में वो चीज आज बिक रही है, उसे कहते थे सेलिंग प्राइस। तो आपको पता चलता था गेन या लॉस ऑन सेल, सही है। और अगर आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो जितने रुपए उसकी बुक वैल्यू बनी वही हमारा लॉस है। ये तो हो गया जनाब अली डिस्पोजल, डिस्पोजल बाय सेल एंड डिस्पोजल बाय डिस्कार्ड। उसके अलावा फिर आपने पढ़ा था एक्सचेंज, डिस्पोजल बाय एक्सचेंज, याद आया, जिसमें हम क्या करते थे कि हम एसेट को जनाब अली एक दुकानदार के पास, एक बिजनेस के पास लेके आते थे, बोलते थे भाई हमारी पुरानी मशीन है, आप इसे ले लीजिए और बदले में हमें नई मशीन दे दीजिए। तो पुरानी मशीन को जब वो लेते थे और हमें बदले में नई मशीन देते थे, तो हमारी पुरानी मशीन को कुछ रुपए का कंसीडर करते थे। उस रुपए को कहते Yes, थे, sir. जितने रुपए का वो कंसीडर करते थे उसे कहते थे ट्रेड इन अलाउंस, सही है। इसकी कंपटीशन का तरीका भी बिल्कुल वैसे ही होता था। कॉस्ट लिखते थे हम पुरानी मशीन की, लेस करते थे जितना डेप्रिसिएशन हो चुका है, हमें हमारी मशीन की बुक वैल्यू पता चल जाती थी। फिर लेस करते थे जितने रुपए में दुकानदार ने हमारी चीज को ट्रीट किया। क्यों, क्योंकि आज हम अपनी पुरानी मशीन उसे दे रहे हैं और उससे नई मशीन ले रहे हैं। तो इसका मतलब पुरानी मशीन को आज अगर उसने बोला कि मैं 40,000 का लूंगा तो 40,000 ट्रेड इन अलाउंस, उसने बोला 10,000 का लूंगा तो 10,000 ट्रेड इन अलाउंस। तो ट्रेड इन अलाउंस को हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू में से लेस करते हैं, तो हमें पता चलता है गेन या लॉस। तो ये आपको मैंने बता दिया। और फिर इसके साथ एक छोटी सी कंपटीशन और होती थी बच्चों, क्या याद रखना, डिस्पोजल बाय सेल में सिर्फ कंपटीशन फॉर गेन और लॉस होती है, जबकि डिस्पोजल बाय एक्सचेंज में हमेशा गेन और लॉस कंप्यूट करने के फौरन बाद आप एक छोटी सी कंपटीशन और बनाते हैं, और उसका नाम है कंपटीशन फॉर कैश पेमेंट। याद आया, कैश पेमेंट कैसे निकलती है बच्चों, सीधा सीधा तरीका, नया एसेट जितने का खरीद रहे हो वो अमाउंट लेस ट्रेड इन अलाउंस, यानी जितने रुपए आपको दुकानदार छोड़ रहा है, इस वजह से कि आपने उसे अपना पुराना एसेट ले आके दिया है। तो अगर आप नया एसेट खरीदे और 5 लाख का, और आपको दुकानदार आपकी चीज के 1 लाख रुपए छोड़ रहा है, तो इसका मतलब है अब आप 4 लाख रुपए उसे पे करोगे। 4 लाख का नाम होता है कैश पेमेंट। अगर एंट्रीज की बात करूं बच्चों, बहुत लंबी इसमें तमीद नहीं मान रहा, बस जल्दी से बोलता हूँ। एंट्रीज की अगर बात करें तो एंट्रीज में क्या होता था कि जनाब अली डेप्रिसिएशन की एंट्री सिंपल होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और जब आप उसको क्लोज करते हैं, क्लोजिंग एंट्री बनती है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। प्यारे बच्चों, फिर जब आप उसको डिस्पोज कर रहे होते हैं, तो डिस्पोज करते हुए एंट्री बनती है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, लॉस ऑन सेल डेबिट और कैश डेबिट, और अगर गेन हुआ है तो गेन क्रेडिट और मशीन क्रेडिट। ये मैंने आपको एंट्री सुनाई डिस्पोजल बाय सेल की, जिसमें मशीन को बेचा गया। और सर अगर एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एक्सचेंज करते हुए मेरा बेटा एंट्री बनती थी न्यू मशीन डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट, लॉस डेबिट या गेन क्रेडिट, ओल्ड मशीन क्रेडिट और कैश भी क्रेडिट। सर कैश कहाँ गया, कहाँ से आ गया अचानक, अभी तो मैंने याद दिलाया आप लोगों को कि एक्सचेंज, डिस्पोजल बाय एक्सचेंज में हम कैश पेमेंट मालूम करते हैं कि हमने कितने रुपए दिए। सर क्यों दिए, जब हमने नई मशीन ली तो वो महंगी थी और हमारी चीज पुरानी थी, तो पुरानी चीज देकर नई चीज लेने के लिए हमें कुछ पैसे और अदा करने पड़ेंगे, वो हमने अदा किए। तो ये हो गया जनाब, डिस्पोजल बाय एक्सचेंज भी हो गया। इसके अलावा डिस्कार्ड में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो इतना सिंपल है कि 10,000 का, 10,000 की मशीन, 10,000 रुपए फुली डेप्रिशिएटेड है और उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन क्रेडिट 10,000 से, सिंपल, ये एंट्री भी हो गई। और अगर सर उस मशीन को जिसको डिस्कार्ड करने जा रहे हैं उसकी स्क्रैप वैल्यू 2,000 रुपए है, सही है, और जनाब अली या फिर उसकी बुक वैल्यू 2,000 रुपए और हम उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, यानी 10,000 की चीज है और 8,000 डेप्रिसिएशन हुआ है, तो इसका मतलब है 2,000 रुपए हमारा नुकसान हो रहा है, फिर उसको लॉस ऑन डिस्कार्ड बोलेंगे। मसलन हमारी मशीन थी 10,000 की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमने बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है 8,000 रुपए, तो इसका मतलब है 2,000 रुपए हमारी चीज की अभी भी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन हम उस चीज को उठा के फेंक रहे हैं, तो हमें 2,000 रुपए का नुकसान हुआ, उसका नाम होता है लॉस ऑन डिस्कार्ड।
एंट्री बनाते हुए कैश डेबिट होता है, लॉस ऑन डिस्कार्ड डेबिट होता है और पुरानी मशीन क्रेडिट हो जाती है। यहाँ तक पहुंच गए? बस छोटी सी एक बात और सुन लें, उसके बाद फिर आपसे सवाल लेता हूँ। इसके बाद मेरे बच्चों हम ये करते थे कि अगर हमने अपने एसेट पर कोई ऐसा खर्चा किया जिससे हमारे एसेट की लाइफ में, उसकी एफिशिएंसी में या जनाब अली उसके कॉस्ट में इजाफा हो गया हो, लाइफ, एफिशिएंसी और कॉस्ट, तो उस खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट को एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाता है, जिससे एसेट की कॉस्ट चेंज हो जाती है। और एसेट की कॉस्ट चेंज होने की वजह से ना सिर्फ एसेट की कॉस्ट चेंज होती है, बल्कि ऐसे खर्चे करने से एसेट की लाइफ में भी आमतौर पर इजाफा होता है। तो फिर हमें जब नए साल का डेप्रिसिएशन निकालना होता है तो हम नए साल का डेप्रिसिएशन एक नई टेक्निक से निकालते हैं। हम पिछले साल के डेप्रिसिएशन को कॉपी पेस्ट नहीं करते, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड ही क्यों ना हो। सर कैसे करते हैं? उसके लिए हम पुरानी मशीन की कॉस्ट लिखते हैं, लेस करते हैं उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितना हो चुका है, हमें एसेट की बुक वैल्यू, मौजूदा कीमत पता चल जाती है। फिर उसके बाद हम उसकी जो नई अगर स्क्रैप वैल्यू डिसाइड हुई है वो माइनस करते हैं। और नहीं, बल्कि इसमें मैंने एक चीज मिस की, बड़ी माजरत चाहता हूँ। एसेट पर जब हम खर्चा करते हैं कोई अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जितने का वो था पहले से वो लिखते हैं, ऐड करते हैं अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर, न्यू एसेट की, यानी एसेट की टोटल कॉस्ट आ जाती है न्यू। फिर इसमें से लेस करते हैं जितना डेप्रिसिएशन हो चुका है। फिर कह रहा हूँ ये वाला जुमला क्योंकि मैंने गलत कहा और इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होगा, हम उस कैपिटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट को, अच्छा जी एक मिनट रुकिएगा, हम उस कैपिटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट को हमेशा क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किसमें? एसेट की कॉस्ट में। एसेट जितने का भी होगा, एसेट जितने का भी होगा, हम उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसकी अमाउंट को ऐड कर देंगे, हमें एसेट की नई कॉस्ट पता चल जाएगी। फिर हम उसमें से लेस करेंगे जितना डेप्रिसिएशन उस पर हो चुका है, उसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आ जाएगी हमारे पास हमारे एसेट की डेप्रिशिएबल कॉस्ट, नहीं बल्कि बुक वैल्यू आ जाएगी, बुक वैल्यू। अब अगर खर्चा करने से एसेट की लाइफ में इजाफा हुआ है, तो पहले कॉस्ट बिलफर्ज अगर 10 साल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी और उसमें से 3 साल गुजर चुके हैं, तो जिंदगी बनी 7 साल। लेकिन वो खर्चा करने से जिंदगी में 2 साल हुआ इजाफा, तो नई जिंदगी हो गई 9 साल। जो पैसे 7 साल में खर्चा बनने थे, अब वो खर्चा बनेंगे 9 साल में। अल्लाह करे आपको बात समझ आ रही हो। तो फिर लाइफ का डिनोमिनेटर चेंज करके और डेप्रिसिएशन की नई अमाउंट निकाली जाती है। ये मैंने आपको बता दिया। जनाब अली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा करने से एसेट की लाइफ में जो इजाफा होता है और डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज हो जाती है। जी महानूर ने क्लास ज्वाइन की। महानूर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज। मैंने डेप्रिसिएशन का एक बहुत क्विक रिव्यू किया, अगरचे कि मुझे पता है मैंने 100% सब कुछ नहीं बताया, कुछ चीजें अभी भी रह गई होंगी, लेकिन भाई अब इससे ज्यादा बताऊंगा तो फिर मैं दोबारा सो जाऊंगा, क्योंकि आप लोग जब चुप रहते हैं मुस्तकिल तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बोलना। जी नाइश, आपके पास कोई सवाल है फर्दर प्लीज कीजिए। महानूर अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज सवाल कीजिए, कोई सवाल नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर मेरा एक और है। जी शाह प्लीज बोलें। सर ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ना एक वो है पॉइंट, द बैंक स्टेटमेंट शो आ स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट ऑफ ₹385 फॉर इंश्योरेंस। बस इसका मतलब बता दें क्या हुआ। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है वो इंस्ट्रक्शन जो हमने बैंक को दी हुई हैं, और जब तक हम उन इंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं करते, खत्म नहीं करते, बैंक वो काम मुस्तकिल करता रहेगा। मसला ईशा गौर से सुनिए, हमने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दी कि हर महीने की 5 तारीख को आपने हमारे अकाउंट से इतने रुपए निकाल कर, या 5,000, 10,000, या हमारा बिजली का बिल 5 तारीख को आपने अदा कर देना है। या हमने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया बैंकिंग को, बैंक वालों को। तो अब बैंक हर महीने हमसे फोन करके पूछेगा नहीं, बल्कि बैंक क्या करेगा, हमारे अकाउंट से डायरेक्ट पैसे डिडक्ट कर लेंगे। तो बैंक ने तो डायरेक्ट डिडक्ट कर दिए होंगे, और हमें ये बात पता नहीं होगी। कब पता चलेगी? साल के आखिर में। वैसे तो हमें पता होता है कि बैंक हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर रहा होगा, लेकिन जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं आता, कोई स्टेटमेंट नहीं आता, हम अपने अपने बैंक बैलेंस को छेड़ते नहीं है। नहीं है। तो सही। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पॉइंट समझ आ गया होगा, अल्लाह करे। जी जी आगे। और कोई सवाल? सर जी बेटा। सर एक क्विक रिव्यू जो है वो अकाउंट रिसीवेबल पे भी दे दें। सो जाऊंगा, खुदा की कसम सो जाऊंगा, यकीन करें आप। आपकी सोच होगी मैं कब से उठा हूं और कब सोया था रात को। मैं वादा नहीं कर रहा, वादा नहीं कर रहा। अच्छा चलो कोशिश करता हूँ, फिर ये मीटिंग खत्म ना हो जाए।
अच्छा चलो जहाज उड़ाते हैं। तो असल में पता है जी ऐसे ऐसे रिव्यू देने में मजा नहीं आता। मैं कोशिश करता हूँ। चलो डेप्रिसिएशन का तो मैंने बहुत क्विक दे दिया रिव्यू। कोशिश करते हैं कि आपको अकाउंट रिसीवेबल का रिव्यू विद द हेल्प ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के चैप्टर से दें। क्या ख्याल है? ख्याल अच्छा है बुरा है पता नहीं। जी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। देखते हैं। अच्छा जी देखें जहाज उड़ाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। कामयाब हो गया तो नसीब है आपका। देखते हैं अब आप लोग बोलते रहेगा बीच अब में भी कुछ ना यार कुछ। हैंड दे दो, आवाज नहीं आ रही। बेटा एक बारी दे दो। मानूर आपकी आवाज हमें आ रही है मेरा बच्चा। सर मतलब हम लोगों को ये बता दें कि एक तो चैप्टर क्या कह रही हो अलीहा? जी अलीहा जल्दी से बोलें क्या बोल रही हैं? सर मैं कह रही हूँ इस चैप्टर को 1 साल पढ़े हुए हो गया। अच्छा अच्छा भाई ये मुझे पता है 1 साल हो गया। लेकिन अब मैं क्या करूं मैं बता रहा हूँ अब जल्दी जल्दी बताऊंगा। आप लोग मुझे बीच में कुछ बोल देंगे साथ साथ तो मैं जरा जागता रहूंगा वरना मैं सो जाऊंगा तो फिर मैं उल्टा सीधा बोलूंगा कुछ भी। सही है। तो अब आप लोग जरा मेरा साथ दीजिएगा भरपूर। अकाउंट रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल बिजनेस का एक बहुत ही यानी एसेट इंपॉर्टेंट एसेट होता है क्योंकि आप अपनी बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल लिख के दिखाते हैं जिसका मतलब होता है आपके पास लोगों से पैसे लेने का राइट है। और जब कोई आपकी बैलेंस शीट देखता है तो वो ये देखकर इंप्रेस होता है कि आपके पास लोगों से अगर लाखों रुपए लेने का राइट है तो आप वो लाखों रुपए अगर ना ले सके तो आपका एक बड़ा एसेट जाया हो जाएगा और आपका बिजनेस डूब भी सकता है। इसलिए अकाउंट रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड डेटर्स की बड़ी अहमियत है। अनकलेक्टेड और बैड डेट एक्सपेंस का मतलब वो अमाउंट होती है जो हमें कस्टमर से नहीं मिल सकेगी। इसको जो जब अमाउंट हमें पता चलता है कि हमें कस्टमर से नहीं मिल सकेगी तो उसे मिटाने के लिए अकाउंटिंग ने हमें दो मेथड सिखाए हैं। एक है डायरेक्ट मेथड दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वो होता है जिसमें हम पहले से कोई अलाउंस वगैरह बनाते नहीं है बल्कि जब बैड डेट्स होता है हम उसी वक्त बैड डेट्स को अपने पास रिकॉर्ड करते हैं एंट्री बनाते हैं बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये मेथड आमतौर पर हमारे पास बीकॉम पार्ट 1 में आता नहीं है ना होता है क्योंकि ये इतना सिंपल होता है कि इसमें बैड डेट्स होने का इंतजार करते हैं जब भी हो जिस दिन भी हो जब भी पता चले कस्टमर मर गया कस्टमर भाग गया कस्टमर पाकिस्तानी निकला कस्टमर जापानी निकला हम कहते हैं बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन ऐसा तरीकाकार जिसमें हम नुकसान को होने से पहले रिकॉर्ड करें उसका तरीकाकार है इनडायरेक्ट और अलाउंस मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अकाउंट रिसीवेबल को मिटाते हैं या अकाउंट रिसीवेबल पर नुकसान का अंदाजा लगाते हैं नुकसान के होने से पहले। इसीलिए इस तरीकेकार को इनडायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है और अलाउंस मेथड इसीलिए कहते हैं कि नुकसान होने से पहले हम नुकसान के लिए अपने पास तैयारी कर लेते हैं और कुछ पैसे उठाकर रख लेते हैं। जैसे कि आपकी वालदा आपके वालिद कुछ ना कुछ पैसे उठा के घर में रखते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता बच्चे बीमार हो गए कोई मसला हो गया या खानदान में एकदम कोई 2 शादियां एक साथ आ गई तो हमारे पास कुछ पैसे होंगे ताकि हम अपने बच्चों के कपड़े बना सकें और उनके मुख्तलिफ मामला को देख सकें। बिल्कुल इसी तरह इनडायरेक्ट मेथड में भी हम अपने पास अलाउंस बना के कुछ पैसे रख लेते हैं। इस अलाउंस को बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीके का नाम है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और दूसरे तरीके का नाम है बैलेंस शीट अप्रोच। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में प्यारे बच्चों बैड डेट्स को कैलकुलेट किया जाता है ईयर एंड पर क्रेडिट सेल्स पर रेट लगाकर जो क्वेश्चन में गिवन होता है और बैलेंस शीट अप्रोच में बैड डेट्स को कैलकुलेट किया जाता है ईयर एंड पर अकाउंट रिसीवेबल के फाइनल एंडिंग बैलेंस पर रेट लगाकर। दोनों में फर्क क्या होता है कि जब ना नेट क्रेडिट सेल पर रेट लगाते हैं तो जो जवाब आता है उसको हम डायरेक्ट कह देते हैं बैड डेट एक्सपेंस और हम उसके साथ अलाउंस फॉर बैड डेट्स चाहे क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो हम एंट्री बनाते हुए उस अलाउंस फॉर बैड डेट्स को बिल्कुल भी कंसीडर जवाब दो बिल्कुल भी कंसीडर। आवाज ही नहीं आ रही किसी की भी। मैं ही बोले जा रहा हूँ फायदा क्या फिर मैं तो सो जाता हूँ कोई बोल ही नहीं रहा। तेज काम जारी है ऐसा लग रहा है। अबे भाई कुछ समझ भी रहे हो सब सो गए तुम लोग? हेलो आवाज आ रही है आप सब लोगों को? यस सर, दोबारा पूछें। अच्छा दोबारा पूछूं इसका मतलब आप लोगों को पता ही नहीं है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। जहाज उड़ा रहा हूँ मैं? अबे तो बताओ तो सही ना मैंने क्या पूछा तुम लोगों से। नेट क्रेडिट सेल में जब हम रेट लगाते हैं तो जो हमारे पास अमाउंट आती है उसे हम डायरेक्ट बैड डेट एक्सपेंस कहते हैं और उसके साथ अलाउंस फॉर बैड डेट्स की अमाउंट को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं नहीं करते। सही है। लेकिन क्या करते हुए कंसीडर नहीं करते? एंट्री बनाते हुए। रिमेंबर सही है। जब आप बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री बना रहे हो तो उस वक्त आप अलाउंस फॉर बैड डेट चाहे क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ हो चाहे नहीं दिया हुआ हो
जितना भी दिया हुआ आप उसे कंसीडर नहीं करते। लेकिन जब आप अकाउंट रिसीवेबल के पर रेट लगाते हैं, ये लोग अलिया और रिजा चली गई हैं, फिर बाद में बोलेंगे दोबारा से समझाओ। बहरहाल चले, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ, अगर ये वापस आ जाती है तो अच्छी बात है। अकाउंट रिसीवेबल और क्या कहते हैं जनाब अली, जब आप अकाउंट रिसीवेबल पर रेट लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो आपके पास जो जवाब आता है उसे आप डायरेक्ट बैड डेट एक्सपेंस नहीं कहते, बल्कि आप उसे कहते हैं एस्टिमेटेड बैड डेट्स। सही है? अच्छा यस सर। जी अच्छा। सर। और बैड डेट एक्सपेंस कहने के बाद फिर सॉरी एस्टिमेटेड बैड डेट्स कहने के बाद फिर आप क्वेश्चन में देखते हैं कि आपको अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस अगर आपको ईयर एंड पर ही दिया हुआ है क्वेश्चन में खुद, अगर वो क्रेडिट में तो आप उसे लेस करते हैं और अगर डेबिट में तो आप उसे ऐड करके लिखते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन में अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस साल के पहले दिन दिया हुआ है और कुछ ट्रांजैक्शन भी दी हुई है, तो फिर हमें टी अकाउंट बनाना पड़ता है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट बना के हम उसमें पहले से बैलेंस लिखते हैं, जो बैलेंस क्वेश्चन में दिया होता है। फिर साल में जो 1 2 3 4 ट्रांजैक्शन हुई होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को टी अकाउंट में पोस्ट करते हैं। फिर टी अकाउंट को जुबानी पेंसिल की मदद से बैलेंस करते हैं। जो अमाउंट आती है वो एस्टिमेटेड बैड डेट्स में जाके ऐड या लेस करते हैं और फिर हमें पता चलता है बैड डेट एक्सपेंस। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने मेरी बात को गौर से सुना होगा और अल्लाह के हुक्म से कुछ समझ भी आई होगी, याद भी आई होगी। सही है? यहां तक नॉर्मल है मामला? आगे चलूं? जी सर। अच्छा, क्या आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये अलिया और रिजा वापस आ रही हैं या नहीं आ रही, क्या है इनका? सर मैंने मैसेज किया, अब रिप्लाई नहीं करी, पता नहीं लाइट अच्छा, क्या है। तो पता नहीं अब इनकी सर लाइट। उनका इंटरनेट बंद हो गया है। हाँ, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, मैसेज आया उनका आपके? चलें, बहरहाल मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मीटिंग, तो मैं ये आप लोगों से शेयर कर दूंगा। आप लोग अगर चाहें तो एक बार दोबारा सुन लीजिएगा सुबह, तो क्विक रिव्यू हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है? अच्छा, मजीद आगे बढ़ता हूँ प्यारे बच्चों। अब ये एंट्रीज हैं, जल्दी जल्दी एंट्रीज बोल देता हूँ। वैसे तो एंट्रीज में आप सब चैंपियन है, लेकिन जल्दी जल्दी बोल देता हूँ कि जब हम उधार पर सामान बेचते हैं तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आता है। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर एसेट, बढ़े तो डेबिट, और मर्चेंडाइज बेचने को कहते हैं सेल्स। सेल्स हमारी इनकम, बढ़े तो क्रेडिट। उसके बाद जब हम कैश रिसीव करते हैं, कैश सेल करते हैं, तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। इसी तरह जब हम कस्टमर से पैसे लेते हैं तो कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है। इसी तरह जब कस्टमर हमें सामान वापस करता है तो सेल रिटर्न, जो कि कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट, कॉन्ट्रा रेवेन्यू बढ़े तो डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाता है और हमारे पास से कस्टमर से पैसे लेने का राइट चला जाता है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, जब हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो हमारे पास से उसका राइट, पैसे लेने का राइट जाता है और फिर दोबारा कॉन्ट्रा रेवेन्यू इंक्रीज होता है। रेवेन्यू इंक्रीज तो क्रेडिट, कॉन्ट्रा रेवेन्यू इंक्रीज तो डेबिट। तो सेल डिस्काउंट डेबिट होता है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है। इसके बाद बच्चों लिखा है एंट्री टू रिकॉर्ड वर्थलेस अकाउंट रिसीवेबल। वर्थलेस यानी ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू ना हो, बेकार, फजूल, खत्म। तो एंट्री बनाने जा रहे हो किस बात की? वर्थलेस अकाउंट रिसीवेबल को एंट्री टू रिकॉर्ड वर्थलेस अकाउंट रिसीवेबल। तो अब ये अंग्रेजी मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है, इसको ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, एंट्री टू राइट ऑफ। एंट्री टू राइट ऑफ भी लिखा जा सकता है, वो ज्यादा मुनासिब होगा, आपको समझने में आसानी होगी। फिर कह रहा हूं एंट्री टू रिकॉर्ड वर्थलेस अकाउंट रिसीवेबल, यानी हम एंट्री बनाने जा रहे हैं वर्थलेस अकाउंट रिसीवेबल की। तो क्या बनाएंगे? हम कहेंगे वर्थलेस है तो हमारे लिए अब उसकी अहमियत नहीं है, तो अब रिसीवेबल को हम कर देंगे कम। सही है? और अगर आप कहते हैं एंट्री टू राइट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, तो राइट ऑफ का मतलब भी क्या होता है? मिटाना, अकाउंट रिसीवेबल को मिटाना। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर एसेट, मिटाने का मतलब अकाउंट रिसीवेबल कम होगा, एसेट कम होता हमेशा क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। ठीक है? और हम कहेंगे क्योंकि हम अकाउंट रिसीवेबल के लिए पहले से क्या बनाकर बैठे हुए होंगे? अलाउंस, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। और जब हम नुकसान का, और जब हमें पता चला कि भाई नुकसान हो गया है, हमें पता चला कि अब वो कस्टमर पैसे नहीं देगा, वो बैंकरप्ट हो गया, कोर्ट से ऑर्डर आ गए, पता चला कि ये तो बैंकरप्ट है, ये तो पैसे दे ही नहीं सकता, तो हम कहेंगे वो जो हमने नुकसान के लिए एक तरीका कार इख्तियार किया था बैड डेट्स को कैलकुलेट करने के लिए, हमने कहा था ना हम चैप्टर में बैड डेट्स कैलकुलेट करते हैं किस टेक्निक के तहत? इनडायरेक्ट और अलाउंस मेथड के तहत। तो हमने अपने पास बनाया हुआ होगा अलाउंस, अलाउंस में पैसे लिखे हुए होंगे, अलाउंस की नेचर कॉन्ट्रा एसेट, एसेट डेबिट में होते हैं तो कॉन्ट्रा एसेट हमेशा क्रेडिट में होंगे। तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स में पैसे क्रेडिट में पड़े होंगे। जब हम राइट ऑफ करेंगे वर्थलेस अकाउंट रिसीवेबल को, तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आई एंट्री तो जरूर पूछिए, अदरवाइज मैं 7th एंट्री पे जा रहा हूँ। अब वही अकाउंट रिसीवेबल जो हमने मिटा दिया था, हमें पता चला कि वो अकाउंट रिसीवेबल कस्टमर आ गया है और पैसे देना चाहता है।
तो जब हमने उसे मिटाया था तो क्या एंट्री बनाई थी, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। हमने अकाउंट रिसीवेबल को मिटा दिया था, कहा था अब ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन अब जब वो कस्टमर आके हमें पैसे देने को तैयार है तो पहले हम उस अकाउंट रिसीवेबल को लेने के राइट को अपने पास लिखेंगे कि हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल लेने का राइट दोबारा आ गया, और वो जो हमने नुकसान जिस अकाउंट में रखा था, जिससे हमने निकाल लिए थे पैसे ये सोच करके हमें नुकसान हो गया, हमने वापस उस अकाउंट में पैसे रख दिए। एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अगर आप गौर से देखें तो ये एंट्री इस एंट्री का कॉन्ट्रा है। अगर नहीं समझ आती तो पूछें। इसके फौरन बाद बच्चों हमने अपने पास लिखा कि अब जब कस्टमर आ गया है और वो हमें पैसे देना चाहता है, रिकवरी हो रही है, तो अब हमें कस्टमर ने क्या दिया होगा, कैश। और वो जो हमारे पास उससे पैसे लेने का राइट आया था वो राइट हमारे पास से क्या हो गया, चला आपका गया। चला चला गया। गया। एक्सीलेंट। तो चला गया क्योंकि हमने पैसे कलेक्ट कर लिए, तो कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अल्हम्दुलिल्लाह 7वीं एंट्री भी मैंने आपको बता दी। इसके बाद 8वीं एंट्री। ये एंट्री बच्चों कब बनती है, जब हम कस्टमर से एडवांस ले चुके हों और एडवांस लेते हुए हमें ये पता ही ना हो कि हमने कस्टमर से एडवांस लिया है। तो हम क्या करते हैं, हम गलती से जब एक्स्ट्रा पैसे ले रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता, गौर से सुन रहे हैं आप सब, हम एंट्री बनाते थे कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, जबकि कस्टमर ने हमें पैसे दिए होते हैं जितने देने थे उससे ज्यादा। तो जब ऐसा होता है प्यारे बच्चों के कस्टमर ने हमें पैसे दिए हो जितने देने थे उससे ज्यादा, तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल अगर 1 लाख रुपए का था तो वो क्रेडिट हो जाता है 1,10,000 से, और अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस क्रेडिट में नजर आने लगता है। जबकि अकाउंट रिसीवेबल की नेचर एसेट है और वो क्रेडिट में नहीं बल्कि हमेशा डेबिट में होना चाहिए। लेकिन जब वो क्रेडिट में नजर आता है तो हम समझ जाते हैं आज हमने कोई मिस्टेक की है, या हमने किसी से पैसे जितने लिए हैं उतने लेने का हमारे पास राइट ही नहीं था। तो हम कहते हैं अच्छा अब इसको सही करें। वो जो अकाउंट रिसीवेबल हमने गलती से क्रेडिट कर दिया होता है, ज्यादा पैसे लेने की वजह से हमें पता नहीं होता, हम उसको सही करने के लिए वापस डेबिट करते हैं और हम कहते हैं कस्टमर से हमने लेने थे 1 लाख, लिए हैं 1,10,000, तो 10,000 जो उसने हमें ज्यादा दिए हैं वो 10,000 अब हमारी जिम्मेदारी। लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को हम बढ़ा लेते हैं। लाइबिलिटी का नाम है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अल्लाह करे आप लोग समझ रहे हो, समझ आ भी रहा हो। मेरे प्यारे बच्चों ये एंट्री ड्यूरिंग द ईयर बनती, ये एंट्री ड्यूरिंग द ईयर बनती नहीं है। नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये एंट्री बनती है ईयर एंड पर, जब हम देखते हैं कि किसी कस्टमर का अकाउंट डेबिट के बजाय कहां बैलेंस शो कर रहा है मेरे बच्चों, क्रेडिट में। क्रेडिट में, तो हम ये एंट्री बनाते हैं। क्या बात है भाई, आप तो लोगों सर ने ये बड़ा, 10,000 से बनेगी ना? जितने भी एडवांस लिया हुआ होगा मेरा बेटा, हाँ ठीक। सही है, जितना जितना क्रेडिट में बैलेंस नजर आ रहा होगा उस अमाउंट से एग्जैक्ट अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करके और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट कर देंगे। आइए 90 पॉइंट पे चलता हूं। एंट्री टू रिकॉर्ड सेल टू द कस्टमर मेड एडवांस पेमेंट। अब अगले साल वही कस्टमर जिसने हमें एडवांस दिया होता, अब हम उससे सामान बेच रहे हैं तो हम उससे पैसे नहीं लेंगे, हम कहेंगे हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ सही। आता है। उसके बाद अगला पॉइंट है एंट्री टू रिकॉर्ड प्रोमिसरी नोट रिसीव। अक्सर अकाउंट रिसीवेबल के बदले में कस्टमर आके बोलता है कि भाई अभी मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं आपसे लिख के वादा कर रहा हूँ मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा, मैं आपको 4 महीने बाद पैसे दूंगा, मैं आपको 5 महीने बाद पैसे दूंगा, मैं आपको 6 महीने बाद पैसे दूंगा। तो हमारे पास, हम उससे बोलते हैं भाई इतना लंबा पीरियड दे रहे हो आप, तो अब आप हमसे कौन सा वादा करो लिख कर। तो लिखे हुए वादे का नाम नोट रिसीवेबल। तो हमारे पास से कौन सा वादा चला जाता है, यकीनन आपका जवाब होगा अकाउंट रिसीवेबल। जुबानी वादा चला जाता है। और हमारे पास कौन सा वादा आ जाता है बेटा, नोट रिसीवेबल लिखा लिखा हुआ हुआ। वादा। तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट और नोट रिसीवेबल डेबिट। आई होप ये एंट्री भी आपको समझ आ गई। उसके बाद बच्चों लिखा है एंट्री टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन नोट्स रिसीवेबल। वैसे तो ये एंट्री इतनी खास नहीं है लेकिन चलें पढ़ लें, अब जब बता ही रहा हूँ सारी। नोट रिसीवेबल पर अगर इंटरेस्ट लेना क्या हो गया, वाजिब। तो इंटरेस्ट लेना वाजिब हुआ है, देना नहीं। इसका मतलब इंटरेस्ट हम कमा चुके हैं लेकिन अभी मिला नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं है। रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। क्रेडिट। उसके बाद बच्चों लिखा हुआ है साल के आखिर में वो जो हम बैड डेट्स का अंदाजा लगाते हैं, साल के आखिर में जो हम बैड डेट्स का क्या लगाते हैं, अंदाजा। तो उसके लिए अंदाजा लगाने के लिए मैंने आपको टेक्निक बता दी है। हम अकाउंट रिसीवेबल पे भी रेट लगाते हैं और अलाउंस और नेट क्रेडिट सेल पे भी रेट लगाते हैं। सर अगर नेट क्रेडिट सेल पे रेट लगाएंगे तो फिर जो जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे
नेट क्रेडिट सेल पे जो रेट लगाएंगे तो जवाब आएगा, उसका नाम डायरेक्ट बैड डेट एक्सपेंस रखेंगे, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। और अगर हम रेट लगाएंगे किस पे, अकाउंट रिसीवेबल पे, तो जो जवाब आएगा उसका नाम डायरेक्ट बैड डेट एक्सपेंस नहीं रखना, बल्कि क्या रखना है, एस्टिमेटेड बैड डेट्स। और फिर उसमें से अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अगर सवाल में क्रेडिट बैलेंस है तो लेस करना है, डेबिट बैलेंस है तो ऐड करना है, और फिर जो जवाब आएगा उससे एंट्री बनेगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। लेकिन बच्चों याद रखना, हमेशा ये एंट्री बनती नहीं है। ये कब बनती है, जब हमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स में पैसे, जब हमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स में पैसे रखने हो। बढ़ाने हो, रखने हो। लेकिन अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स में ऑलरेडी रखे हो 10,000 और हम रखना चाहते हो 8,000, तो फिर हम अलाउंस फॉर बैड डेट्स में पैसे रखते नहीं है, बल्कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स से पैसे निकालते। निकालते हैं। और फिर एंट्री बनाते थे अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, फिर बोलना हो क्या, एंट्री बनाते थे अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, डेबिट और क्रेडिट में लिखते थे कैपिटल। क्रेडिट में क्या लिखते थे, कैपिटल। कैपिटल। नहीं समझ में आया, नहीं याद आया? आगे अगर आपने चैप्टर ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है तो आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। अगर आपने कुछ भी रिव्यू नहीं किया हुआ और आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों ये वाली एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह आपको आती है। डेप्रिसिएशन में भी एंट्री मैंने बोली थी, वहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता था, और फिर हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट करते थे। इसी तरह यहाँ पर बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हुआ, अलाउंस का अकाउंट तो बना रहेगा, वो तो 1 साल से दूसरे साल में चलता रहेगा। लेकिन अब बैड डेट एक्सपेंस अगर रिकॉर्ड हुआ तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्या होती है आप सब अच्छे से जानते हैं, तमाम बिजनेस के एक्सपेंस और रेवेन्यू को इस अकाउंट में बंद किया जाता है। और उसके बाद अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट क्यों सर? नहीं गलत बोल दिया मैंने, माजरत। देखा मैंने एंट्री नहीं देखी और आप लोग भी खामोश हैं। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, क्योंकि हम एक्सपेंस को क्लोज कर रहे हैं। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट हुआ और बैड डेट एक्सपेंस क्लोज क्रेडिट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी एंट्रीज बता दी। अब मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ। कितने मिनट रह गए हमारे पास? 1 मिनट। लो मिनट तो खत्म हो गए। अब या तो दोबारा मीटिंग शुरू करूँ और फिर आप लोगों को थोड़ा सा मजीद इन सेक्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं, या आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो अगली मीटिंग में दोबारा आना चाहते हैं, बताइए जल्दी से। 3 ही लोग हैं मेरे साथ क्लास में। सर समझ में आ गया है और मैंने रिव्यू भी कर लिया है ये चैप्टर। अच्छा वेरी गुड, सही है। बस ठीक है, फिर अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अभी हम मीटिंग ऑफ करते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं सुबह आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन सुबह मैं बहुत बिजी होऊंगा, 11 बजे फ्री होऊंगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपके सवालात के जवाब दे सकूं, कोशिश करूंगा उसके ठीक है सर। दरमियान भी दे सकूं। ठीक है ईशा, कोई सवाल है? नहीं सर। बस ठीक है बच्चों। मानूर अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। इकरा मुनव्वर ने बहुत देर में ज्वाइन किया है। इकरा को मैसेज करके आप में से कोई बता दे, मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ थोड़ी देर में, तो वो वीडियो देख लें, सही है? उन्हें रिव्यू मिल जाएगा। ओके सर। सही है ठीक है बच्चों? सर, शुक्रिया। ओके फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पेपर कीजिएगा। सो जरूर जाइएगा प्लीज प्लीज प्लीज, सो के जाइएगा, रेस्ट करके जाइएगा। बगैर रेस्ट के जाएंगे तो आप लोगों को पेपर देते हुए दिक्कत होगी। पानी वानी लेके जाइएगा अपने साथ, सही है? विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।